हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण IAS PCS। ये 7th में इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। हम जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। हम इन न्यूज़ आर्टिकल्स के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि इनके समरी होते हैं और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल से, जो कि एडिटोरियल पेज का है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया और ये दिखाया कि रिस्ट्रेन रखते हुए एस्केलेशन लैडर को बिना बढ़ाए हुए हम अपने स्ट्रॉन्ग मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरे पार्ट में इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे फ्यूचर वॉरफेयर की तस्वीर जो है बदल रही है और हमें क्या करने की ज़रूरत है। अभी जो आइदर ईरान वॉर और रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उसके रेफरेंस देते हुए ये आर्टिकल लिखा गया है और बोला गया है कि जिस तरह से ईरान वॉर घट रहा है या जिस तरह से ईरान वॉर आगे जा रहा है वो एक अनकंट्रोल्ड वे में जा रहा है। और रसिया यूक्रेन वॉर अगेन इसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है दोनों कंट्रीज़ को। सो एस्केलेशन लैडर जो है इन कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी हाई है और लॉसेस भी काफ़ी हाई हो रहे हैं। वहीं जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें हमने ये दिखाया कि जो न्यूक्लियर डिटरेंट के बावजूद भी, मतलब कि इंडिया पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ हैं, डिस्पाइट इसके इंडिया ने 2 से 3 दिनों में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया और एस्केलेशन लैडर को बिना बढ़ाए हुए अपना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर कर दिया। जो एक परसेप्शन बना था कि न्यूक्लियर वेपन की वजह से डिटरेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कन्वेंशनल वॉर जो है ये हो नहीं सकता है, बट अभी आप देख रहे हैं जो चाहे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें ऑपरेशन सिंदूर हुआ या फिर यूक्रेन रसिया या फिर ईरान वॉर। सो इसमें जो कन्वेंशनल वॉर के अगेंस्ट जो एक परसेप्शन बना था कि न्यूक्लियर डिटरेंट के बाद जो है अब कन्वेंशनल वॉर नहीं हो सकता है, वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और एस्केलेशन लैडर को बिना बढ़ाए हुए, बिना हाई किए हुए आप अपने जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। जबकि दूसरे पार्ट में ये बताया गया है कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो कैसे चेंज हो रहा है और जो हमारे पास्ट टेक्निक है या पास्ट जो हमने स्ट्रेटजी अपनाई है वो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में वो अब बदलने वाला है। जैसे कि अभी जो है बैटल फील्ड केवल आर्म फोर्सेस तक लिमिट नहीं है, बल्कि ड्रोन और मिसाइल की हेल्प से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, मतलब कि वर्ल्ड के किसी कोने को स्ट्राइक किया जा सकता है। सो एक तो ये बदलाव आया है कि ये जो है आर्म फोर्सेस तक लिमिट नहीं रहा है। उसके बाद जो डिफरेंट तरीके हैं वॉरफेयर के, जैसे कि साइबर वॉरफेयर, मतलब कि एक दूसरे कंट्रीज़ के जो कंप्यूटर से रिलेटेड सिस्टम है उसको हैक करना, उसको डिसमेंटल करना। उसके बाद इकोनॉमिक वॉर, जैसे कि ट्रेड टैरिफ, ये भी एक तरह का वॉर है। अभी जो ईरान वॉर के दौरान देखा गया है जो ब्लॉकेड है वो भी एक तरह का वॉर स्ट्रेटजी है और ये काफ़ी इफेक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज अभी ईरान वॉर जो चल रहा है उसमें ब्लॉकेड जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के आया है। और आने वाले समय में इस तरह के और भी स्ट्रेटजीज अपनाए जा सकते हैं और दूसरे कंट्रीज भी इसको अपना सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक सैंक्शंस, ये भी एक हथियार बन गया है जो कि राइवल कंट्रीज़ को, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे अमेरिका ईरान और रसिया पे हैवी सैंक्शंस लगाए हुए हैं और दूसरे कंट्रीज भी इससे इफेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमी में ही एक और थ्रेट है क्रिप्टो करेंसी के, जिसमें कि जो फाइनेंसिंग है वो काफ़ी हिडन तरीके से की जा सकती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन का, जो किसी दो कंट्रीज़ के वॉर होता है तो उन कंट्रीज़ के अंदर क्या हो रहा है गवर्नमेंट इसको काफ़ी लिमिट कर देती है कि इंफॉर्मेशन जो है बाहर जा पाए, और गवर्नमेंट जो है अपने अनुसार जो है इंफॉर्मेशन को बाहर जाने देती है और फिर उसको मैनेज करती है या कंट्रोल करती है। सो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी लड़ा जाता है जिसमें कि डोमेस्टिक ऑडियंस को शामिल किया जाता है, बिकॉज डोमेस्टिक ऑडियंस जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी तक क्या पहुंचना चाहिए क्या नहीं पहुंचना चाहिए इस पर कंट्रोल होता है। सो इस तरह के वॉरफेयर को इस न्यूज़ आर्टिकल में हाइब्रिड वॉरफेयर कहा गया है और इस हाइब्रिड वॉरफेयर से निपटने के लिए हमारा तरीका भी उस तरह से होना चाहिए जो एक कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए, मतलब कि जो ऑल थ्री फोर्सेज है
लाइक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनमें हाई ज्वाइंटनेस की ज़रूरत है, फास्टर डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, बिकॉज बैटल फील्ड जो है अब जो है आपके डोर स्टेप तक आकर जा पहुंचा है। सो किसी कोने को भी स्ट्राइक किया जा सकता है, तो उसमें फास्टर डिसीजन मेकिंग इसकी बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी, इसमें आपकी सुपीरियरिटी अगर है, इन कॉन्फ्लिक्ट में आपको जो है अपर हैंड मिल सकता है। सो ये पूरा आर्टिकल जो है बदलते हुए जो वॉरफेयर की तस्वीर है उससे रिलेटेड, और कैसे जो परसेप्शन था न्यूक्लियर को लेकर के, न्यूक्लियर वेपन को लेकर के, कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंट है और कन्वेंशनल वॉर नहीं हो सकता है, उसके मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में भी बताया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल जो है एक्सप्लेन पेज का है, और ये जो 4 स्टेट्स में अभी असेंबली इलेक्शंस और उसके रिजल्ट आए हैं। सो जो नई गवर्नमेंट है उसको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और उनमें जो सबसे कॉमन, और मतलब कि चारों में कॉमन है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है डेप्ट बर्डन का। डेप्ट बर्डन करने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्टेट, उसके जो रेवेन्यू है, मतलब जितना वो पैसा अर्न करती है और जितना एक्सपेंडिचर करती है, उसमें लंबा गैप होना। मतलब कि ये तो नॉर्मल है कि जो एक्सपेंडिचर है वो लगभग सभी स्टेट्स के लगभग ज़्यादा ही होते हैं और रेवेन्यू कम होता है। बट ये जो 4 स्टेट्स हैं जिनमें अभी असेंबली इलेक्शंस हुए थे, इनमें डेब्ट का ये जो बर्डन है काफ़ी ज़्यादा है, और इन नई गवर्नमेंट को इनको जो है टैकल करना होगा। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो मेन एक्सपेंडिचर है, सैलरी, पेंशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जो है मेन एक्सपेंडिचर होते हैं। और इसमें जो सैलरी और पेंशन का जो एक्सपेंडिचर है, नॉन डेवलपमेंटल होता है। मतलब कि ये जो है इससे कोई नया असेट नहीं बनता है, इससे कोई नए रोजगार वो खड़े नहीं होते हैं। सो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें सैलरी और पेंशन ये तो इनएविटेबल है, मतलब कि ये तो देना ही होगा गवर्नमेंट को। बट जो वो फ्रीवीज देते हैं, जैसे कि मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी, मुफ्त वाटर, और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें जो होती है उसमें कैश ट्रांसफ़र जो की जाती है, वो इलेक्शन के समय भी किया जाता है। सो इस तरह के जो स्कीम्स है, वो गवर्नमेंट पे जो इकोनॉमी का बर्डन है, डेब्ट का बर्डन है, वो काफ़ी ज़्यादा कर देता है। और फिर इसके लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है, बिकॉज इसके लिए एक ही तरीका है, जो डेफिसिट हो रहा है उसको बोरो किया जाए। अब बोरो किया, कर्ज लिया है, तो उसको पे भी करना पड़ेगा। ये एक मेन समस्या है, बिकॉज जो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो जो है एक बर्डन की तरह आने वाले जो नई गवर्नमेंट्स है उन पे होता है, आने वाले न्यू जनरेशन जो है उस पे होता है। सो इस आर्टिकल में जो है 2-4 स्टेट्स हैं उनमें डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या रहा है वो दिखाया गया है। तो तमिलनाडु में जो है ये 2016-17 से 2026-27 के बीच ये 2.8 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ बढ़ा है, मतलब कि 5 गुना हो गया है 2016 से 2026 में। उसके बाद जो वेस्ट बंगाल और केरला की तस्वीर है, वो लगभग 30-38% है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। जबकि जो इनके सिंह कमीशन का रिकमेंडेशन है कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है अगर 20% के बिलो रहे, वो जो है एक हेल्दी फिजिकल पॉलिसी के अंदर काउंट किया जाएगा। सो इन जो स्टेट्स है इनमें लगभग 30% के आसपास ये डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है। जबकि असम जो है 4th स्टेट जो है उसमें ये 25% के आसपास है। और इसका रीज़न ये दिया गया है बिकॉज असम जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंडर में आता है। सो जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट है, वो इन स्टेट्स को ज़्यादा दिया जाता है। और लोन के रूप में जो दूसरे नॉर्मल स्टेट्स हैं उनके मुकाबले में लोन जो है इनको कम दिया जाता है, मतलब कि इनको जो है फ्यूचर में रिपेमेंट कम करना पड़ता है। सो उसी का रिजल्ट है कि आप देख रहे हैं कि असम में ये डेट टू जीडीपी रेशियो जो है ये कम दिख रहा है। बट ये चारों स्टेट्स है उनमें एक ये कॉमन प्रॉब्लम रहा है। आगे जो है इस आर्टिकल में बताया गया है कि ऑल ओवर इंडिया को अगर देखें तो जो पूरा स्टेट्स है उनके डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है 2025-26 में लगभग 29% रहा है। मतलब कि आप एवरेज सबको अगर मिला करके देखें सब स्टेट्स को, ये 30% के आसपास रहा है, जबकि ये होना चाहिए 20% के आसपास। सो इस आर्टिकल में जो राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट पेमेंट है बोरोइंग का,
वो जो है आने वाले जनरेशन पे पड़ता है, आने वाली गवर्नमेंट को टेकल करना पड़ता है, उसको दिखाया गया है। और इसके लिए सॉल्यूशंस क्या बताया गया है, जो फ्रीवीज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, जो पावर वाटर ये टैरिफ्स हैं उनमें रिफॉर्म्स लाया जाए, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें लीकेज को कम से कम किया जाए, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जो होते हैं या जो कैश ट्रांसफर्स भी होते हैं उनमें लीकेज को कम से कम किया जाए। फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि लोकल लेवल पर जो लोकल गवर्नमेंट है उसके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो एक्सपेंड करते हैं या जो उनका एक्सपेंडिचर है उनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि वो जो है टारगेटेड वे में उसको खर्च किए जाए। सो ये सब मेजर्स बताए गए हैं जिससे कि डेब्ट बर्डन का जो डेब्ट इशू है उसको टैकल किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है आईआईटी दिल्ली के द्वारा एक स्टडी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया में जो अगर SO2 का जो पॉल्यूशन होता है उससे जो एनुअल डेथ होता है, तो अगर SO2 पॉल्यूशन को कम किया जाए तो एनुअली मतलब कि एक साल में लगभग 1.24 लाख डेथ जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है। मतलब कि 1.25 लाख लोग जो है एनुअली SO2 पॉल्यूशन के कारण जो डेथ होता है उसको अवॉइड किया जा सकता है। SO2 जो है ये गैस प्राइमरली जो कोल पावर प्लांट है, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनसे रिलीज होता है, और भी दूसरे गैसेस रिलीज होते हैं, बट मेनली जो है ये SO2 जो है जो मेन पॉल्यूटेंट है। ये SO2 खुद में तो पॉल्यूटेंट है ही है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को भी डिराइव करता है। मतलब कि SO2 जो है दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके, दूसरे केमिकल से रिएक्ट करके दूसरा मॉलिक्यूल बनाता है या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाता है, वो है PM2.5। SO2 क्या है, गैसियस है, जबकि PM2.5 क्या है, एक वेरी स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स है। आप पढ़ते होंगे PM2.5 PM10। सो ये जो है हमारे बॉडी में जब जाते हैं तो ये इतने छोटे होते हैं, ये लंग में अंदर तक चले जाते हैं, उसके बाद ये ब्लड वेसल्स में भी मिक्स हो सकते हैं। सो इनका पेनिट्रेशन जो है काफ़ी डेंजरस होता है, सो ये डेडली होते हैं। इस तरह के कोल प्लांट जो हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड इन सब एरियाज़ में ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ जो है कोल और जो आयरन इंडस्ट्री है वो ज़्यादा है। बट ये जो SO2 है वो एटमॉस्फेयर में फैलता है, और दूसरे जो स्टेट्स है लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये भी अफेक्ट होते हैं, बिकॉज ये गैसेज जो है एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो स्प्रेड होते हैं। सो अगर SO2 के लेवल में अगर कमी की जाए, मतलब उसको कंट्रोल किया जाए किसी भी तरीके से, तो ये जो ऑरिजिनेटिंग स्टेट है ये तो इससे बेनिफिट होंगे ही, दूसरे स्टेट जो इससे प्रभावित होते हैं जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब स्टेट्स में भी जो कॉमन पीपल है उसके हेल्थ में सुधार होगा। एक जो टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात की गई है FGT, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ये क्या है, जब कोल पावर प्लांट, ये चिमनी है, इससे जो SO2 गैसेस निकलती है इसको वहीं से मतलब कि एग्जिट पॉइंट से ही SO2 को रिमूव कर दिया जाता है। इसी को बोला जाता है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। सो ये तो हमारे कंट्री में लागू है, बट इससे रिलेटेड नॉर्म्स जो है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से इन्फोर्स नहीं है, बिकॉज कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो कहती है कि हम कम SO2 जो है रिलीज करते हैं, सो हमें जो है इनके इन्फोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह के जब इन्फोर्समेंट अगर वीक होंगे, और जो पॉल्यूशन का हॉट स्पॉट है मतलब कि वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा SO2 रिलीज होता है, उन सब जगहों को हम अगर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो इस तरह से हम जो मेन रीजन्स है उन पॉल्यूशन के उनको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, और जो है प्रॉब्लम जस का तस बना रहेगा। सो जो इन्फोर्समेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जो इस तरह के टेक्नोलॉजी है फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन, इसको जो है एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, और वहाँ जो है टारगेटेड वे में हमको उनको टैकल करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एक्सप्लेंड पेज का है, ये इंडिया में चिप मेकिंग से रिलेटेड है। चिप जो कि डिफरेंट इक्विपमेंट में यूज होता है, जैसे कि आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन, टीवी,
डिफेंस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेलीकॉम। सो चिप का यूज जो है आज हर जगह हो रहा है। सो इंडिया में चिप के मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में लाया गया था और इसमें 76,000 करोड़ जो है अलोकेट किया गया था। अभी तक टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इसमें 1.6 लाख करोड़ तक किया जा चुका है। सो जो फर्स्ट फेज था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का, उसमें जो है जो इससे रिलेटेड जो डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं, जो कि जैसे कि चिप की जो असेंबलिंग करते हैं, मतलब कि जो फैब्रिकेशन प्लांट है और असेंबलिंग प्लांट है वो अलग अलग होता है। फैब्रिकेशन कहने का मतलब चिप को स्क्रैच से बनाना, मतलब कि चिप का जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल को उसको पहले एक प्लेट में बदलना, फिर प्लेट पे सर्किट जो है वो फिट करना और उसके बाद फिर जो है उसको फाइनलाइज करना, मतलब कि जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं चिप मेकिंग में वो सारी प्रक्रिया जो है वो फैब्रिकेशन में होती है। उसके बाद असेंबलिंग क्या कहलाता है? असेंबलिंग मतलब कि सारे इक्विपमेंट चिप के लिए जो नेसेसरी है वो आपको दे दिए जाते हैं, बस उसको आपको जो है फिट करना है, मतलब कि असेंबल करना है। सो असेंबलिंग, टेस्टिंग, फैब्रिकेशन, ये तीन जो है मेन स्टेप होते हैं। तो जो फर्स्ट फेज था उसमें जो असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग, ये तीन चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट का जोर था। मतलब कि गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज दी जाती थी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए, वो इन फैसिलिटीज से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज थे उनको दी जाती थी। अब जो है जो सेमीकंडक्टर मिशन 2 आया है उसमें जो फैब्रिकेशन फैसिलिटी है, जो भी इंडस्ट्री इनसे रिलेटेड होंगे, मतलब कि जो चिप को प्रोड्यूस करेंगे उन पे ज़्यादा ध्यान है और जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज है उनकी ओर डायरेक्ट की जाएगी मेन रूप से। अभी तक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत लगभग 12 प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है और उसमें ये जो है 12 प्रोजेक्ट यहाँ स्टेट्स में दिए गए हैं। ये लगभग गुजरात, असम, यूपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब मुख्य रूप से इन राज्यों में है। सो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने चाहिए, ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। सो ये था आज का इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।